हेलो एवरीवन, अ ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल, सुप्रभात, नमस्ते एंड राम राम। सो स्टार्ट करेंगे आज हम 22 ऑफ जून के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर। सबसे पहले बात करेंगे आज का इंपॉर्टेंट डे, फिर हमें आज ना कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन भी देखने हैं, वो देखेंगे, फिर नेशनल न्यूज़ है, इंटरनेशनल न्यूज़ है, डिफेंस की न्यूज़ है, उनको देखेंगे। और आज हम इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल, जिसको रिसेंटली नोटिफाई किया गया है, उस बिल की कुछ इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस कर लेंगे। फिर आपके रिवीजन क्वेश्चन और एक क्वेश्चन ऑफ द डे है जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। सभी लोग क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर से देंगे। ओके जी, सो स्टार्ट कर लेते हैं। इसके अलावा सोशल रिलीजियस रिफॉर्म का पार्ट टू मैंने अपडेट कर दिया था। आई होप आप लोग ने पार्ट 2 देख लिया होगा सोशल रिलीजियस रिफॉर्म का, जहां पर हमने आर्य समाज के बारे में, प्रार्थना समाज के बारे में डिस्कशन किया था, ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले जी के ऊपर डिस्कशन किया था। और जो पहला पार्ट था उसमें हमने ब्रह्मो समाज और राजा राम मोहन रॉय जी, आत्मीय सभा, केशव चंद्र सेन, उनके बारे में विद PYQ डिस्कस किया था। तो सभी जो क्लासेस हैं वो विद PYQs हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आने वाले एग्जाम में आपको हेल्पफुल रहेंगी। और सोशल रिलीजियस जो मूवमेंट हुए थे हमारे देश में वो बड़े ही इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप देख सकते हैं। एंड ये जो भी क्लासेस होती हैं इन सब की PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं इजीली मेरे टेलीग्राम से। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप सिंपली सर्च कीजिएगा पूजा जैन CA 247, तो भी आप मेरे टेलीग्राम तक पहुंच जाएंगे और इजीली इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके है, तो जल्दी से एक बार लिंक को शेयर करके आ जाओ अपने फ्रेंड्स के साथ, वो सारे फ्रेंड्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके है जी, तो देखेंगे वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे 22 ऑफ जून को हम वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे सेलिब्रेट करते हैं। रेन फॉरेस्ट क्या है? आपके एक एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं जहां पे रेनफॉल 100 इंचेस से ज्यादा होती है, वो हमारे रेन फॉरेस्ट है, जहां पे बायोडाइवर्सिटी भी ज्यादा होती है। सो वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे 22 ऑफ जून को मनाया जा रहा है, जिसकी थीम है एम्पावरिंग द वर्ल्ड इन डिफेंस ऑफ आवर रेन फॉरेस्ट। ओके, चलिए अब अगले पर्सन बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं नेटो के सेक्रेटरी जनरल के बारे में। नेटो मतलब नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक नेटो एक बॉडी है जिसका फॉर्मेशन 1949 में USSR मतलब रशिया की पावर को काउंटर एक तरीके से करने के लिए किया गया था। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर आपको ब्रुसेल्स बेल्जियम में देखने को मिल जाएगा। डन। और अभी रिसेंट मोस्ट जो कंट्री जिसने नेटो को ज्वाइन किया है, 32 नंबर की कंट्री है, उसका नाम क्या है? स्वीडन। तो स्वीडन 32वें नंबर का देश है जिसने नेटो को ज्वाइन किया है। नेटो के अभी जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनका नाम है जेंस स्टोल्टेनबर्ग, और इनको सक्सीड करेंगे कौन? मार्क रूटे। मार्क रूटे जो है वो 14 ईयर से प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, 14 ईयर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं नीदरलैंड से। तो ये नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं। और 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर से इनका टेन्योर स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, और ये किसको रिप्लेस करेंगे? तो जेंस स्टोल्टेनबर्ग को करेंगे। नाम क्या है? मार्क रूटे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं UNHCR, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। UNHCR ने अपना गुडविल एम्बेसडर अपॉइंट किया है। किसे? तो ब्रिटिश एक्टर, मॉडल, प्रोड्यूसर हैं जिनका नाम है थियो जेम्स। तो थियो जेम्स को न्यू गुडविल एम्बेसडर अपॉइंट किया है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज ने। अब UNHCR के बारे में बात हो रही है, तो UNHCR इसका फॉर्मेशन 1950 में किया गया था। जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। एंड अभी करेंटली जो हाई कमिश्नर है वो कौन है? फिलिपो ग्रेंडी है। इनका काम क्या होता है? इस ऑर्गेनाइजेशन का काम है ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड टू सेविंग लाइव्स, प्रोटेक्टिंग राइट्स एंड बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर फॉर पीपल फोर्स्ड टू फ्ली देयर होम्स ड्यू टू द कॉन्फ्लिक्ट। बेसिकली जो माइग्रेंट है, रिफ्यूजीज है, बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज, बिकॉज ऑफ द सिविल वॉर और अदर कॉन्फ्लिक्ट, वो अपने एरिया को छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं, जिनको हम रिफ्यूजीज कहते हैं। तो रिफ्यूजीज के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए UNHCR है, जिसके गुडविल एम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं थियो जेम्स। ओके, नेक्स्ट S. Tripathi appointed as the first director of UVCE, यूनिवर्सिटी ऑफ विश्वेश्वरैया कॉलेज इंजीनियरिंग, जो कि एक ऑटोनोमस बॉडी है कर्नाटका में, और इस बॉडी के फर्स्ट डायरेक्टर रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं जिनका नाम है S. Tripathi। S. Tripathi प्रेजेंटली डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी एंड जियोफिजिक्स में मतलब IIT खड़गपुर में प्रोफेसर है, और इनको अपॉइंट किया गया है। इनका टेन्योर 4 ईयर के लिए होगा, 4 साल या फिर 70 ईयर, जो भी पहले हो जाए। ठीक है, 4 ईयर और 70 ईयर विच एवर इज अर्लियर। लास्ट पर्सन जो न्यूज में, उनका नाम है अखिल गुप्ता,
और अखिल गुप्ता को चेयरमैन बनाया गया है भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस जो कंपनी है वो किसकी कंपनी है? भारतीय ग्रुप के अंदर आती है, जिसका फॉर्मेशन 2005 में हुआ था। तो भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के चेयरमैन बन गए हैं अखिल गुप्ता। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन थे जिनके बारे में हमें बात करनी थी। चलिए अब बात करेंगे कुछ नेशनल न्यूज में, ध्यान से समझिएगा, 2-3 चीजें आपको समझानी है यहाँ पे। ओके है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। तो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड हम जान लेते हैं, जिससे आप इस न्यूज को डिटेल में थोड़ा समझ पाए। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का मकसद है असेट को मोनेटाइज करना। ठीक है, असेट को मोनेटाइज करना, इसका क्या मतलब है? मान लेते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने एक आपका असेट मतलब नेशनल हाईवे को रेडी किया है। कोई भी रैंडम नेशनल हाईवे उठा लीजिए, ठीक है, तो नेशनल हाईवे को इन्होंने रेडी किया है। अब दूसरे हाईवे को या दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को रन करने के लिए इनको फंड की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर अब गवर्नमेंट क्या करेगी? अपने जो असेट्स है उनको मोनेटाइज करेगी। असेट को मोनेटाइज करने का ये मतलब है कि जो उसने नेशनल हाईवे बनाया है उसकी बिडिंग करेगी और किसी प्राइवेट प्लेयर को वो नेशनल हाईवे लीज पर दे देगी कि आप कुछ समय तक इसको ऑपरेट करोगे। तो वो प्राइवेट कंपनी क्या करेगी? उस पर एक टोल लगाएगी और टोल लेने का काम करेगी, और बदले में यहाँ पे गवर्नमेंट को एक लमसम अमाउंट मिल जाएगा, और गवर्नमेंट उस फंड का इस्तेमाल फिर दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में कर सकती है। इसे हम असेट मोनेटाइजेशन कहते हैं, जिसमें गवर्नमेंट अपने असेट को मोनेटाइज करती है। ठीक है, ये जो स्कीम है इसको नीति आयोग ने डेवलप किया था और यूनियन बजट 2021-2022 में इंट्रोड्यूस किया था। तो असेट मोनेटाइजेशन इट इज अ डन आफ्टर गवर्नमेंट ट्रांसफर द रेवेन्यू राइट्स टू द प्राइवेट पार्टी for a specific transaction period in return for upfront money and commitment for the investment in asset. It was announced in the Union Budget 2021-2022. तो 2021-22 के यूनियन बजट में नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को लॉन्च किया गया था, जिसका टारगेट है कि हमें अपने असेट्स को मोनेटाइज करना है। और टारगेट कितना है कि 6 लाख करोड़ रुपीस, 6 लाख करोड़ रुपीस हमें यहाँ पे जनरेट करने हैं ओवर 4 years। ओके है, तो यहाँ पे नीति आयोग ने अपना एक स्टेटमेंट दिया है। नीति आयोग मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग ने कहा है कि हमने 3.85 लाख करोड़ रुपीस फंड रेज किया है असेट मोनेटाइजेशन में इन 3 years, 3 सालों में, इन 3 years। ओके है, डन। देख लेते हैं, रिसेंटली अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट बाय द नीति आयोग, asset worth rupees 3.85 lakh crore rupees have been monetized by the government under the national monetization pipeline during the first 3 years of the financial period 2021-22 to 24-25। तो इतना इन्होंने मतलब इतने जो आपके असेट थे इतने कॉस्ट के इसको मोनेटाइज कर दिया है। नीति आयोग का ऐसा कहना है हमने 3 सालों में। तो आप देख सकते हैं नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अगस्त 2021 में लॉन्च किया था। एंड इस प्रोजेक्ट को डेवलप किसने किया है? नीति आयोग ने काम किया है। तो गवर्नमेंट इसमें अपने रोड, रेलवे स्टेशन, पैसेंजर ट्रेन, एयरपोर्ट, वेयर हाउस और दूसरे जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर आपके एसेट्स है उनको मोनेटाइज करने का काम करता है। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है टू अनलॉक द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द ब्राउनफील्ड पब्लिक सेक्टर असेट्स। डन, जिससे हम दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंड को कलेक्ट कर सकें। अब नीति आयोग ने एक और यहाँ पे लिस्ट पब्लिश की है जिसमें बताया है कि किस मिनिस्ट्री के सबसे ज्यादा असेट्स को मोनेटाइज किया गया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल टॉप पर है। मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अप्रोक्सीमेटली 56,000 करोड़ रुपीस का मतलब असेट्स को मोनेटाइज किया गया है। फिर आपके मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे है। तो ये टॉप परफॉर्मिंग मिनिस्ट्रीज की लिस्ट भी प्रिपेयर की है बाय द नीति आयोग। ओके है जी, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है ई श्रम पोर्टल। तो ई श्रम पोर्टल, अगर इस पोर्टल के बारे में पहले हम बात कर लेते हैं फिर न्यूज देख लेंगे, ठीक है। तो ई श्रम पोर्टल आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट ने मतलब श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की एक स्कीम है, एक पोर्टल है, नाम से समझ में आ रहा है श्रम, ठीक है। तो ई श्रम पोर्टल को मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने लॉन्च किया था इन 2021। क्या है ये? इसमें बेसिकली इनका मकसद है एक डेटाबेस रेडी करना अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर का। हमारे देश में बहुत सारे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है जिसमें काफी सारे लोग काम करते हैं जिनका कहीं भी कोई डेटाबेस नहीं, क्योंकि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है तो कहीं रजिस्टर नहीं है। तो अगर आप इनके लिए कोई पॉलिसी बनाना चाहते तो आपके पास डेटाबेस तो होना चाहिए। तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जो वर्कर्स हैं उनका एक नेशनल डेटाबेस रेडी करने के लिए ई श्रम पोर्टल को लॉन्च किया गया था 2021 में। इसमें क्या किया जाता है? इसमें वर्कर
सेल्फ रजिस्टर कर सकता है, ठीक है। इट अलाउ एन अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर टू रजिस्टर हिमसेल्फ और हर सेल्फ ऑन द पोर्टल ऑन द सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस। इसमें एक लिस्ट होती है जिसमें आपको 30 ब्रॉड ऑक्यूपेशन सेक्टर, मतलब आपके 400 से ज्यादा ऑक्यूपेशन मिलते हैं। आपको टिक करना होता है कि आप किस ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व हैं या किस अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आप काम करते हैं। इट इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर अनऑर्गेनाइज वर्कर ऑफ द कंट्री। इससे हमें क्या होता है, हम वेरीफाई कर पाते हैं अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर को, और उसके अकॉर्डिंगली फिर गवर्नमेंट क्या कर सकती है, स्कीम्स बना सकती है और बेनिफिट प्रोवाइड कर सकती है। तो मिनिस्ट्री का एजेंडा ये है कि डिफरेंट मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट की जो भी बेनिफिट्स हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स को, तो वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर को ये सारे बेनिफिट्स बेसिकली मिल सके थ्रू द ई श्रम पोर्टल, इसलिए इसको डिजाइन किया गया था। प्रेजेंटली आप देखोगे तो नेशनल कैरियर सर्विस, ठीक है, इसके अलावा स्किल इंडिया डिजिटल हब, माई स्कीम पोर्टल एंड प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम, ये सभी इंटीग्रेटेड है ई श्रम पोर्टल के साथ। मतलब अगर आपको नया रोजगार ढूंढना है, किसी एक पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन में ट्रेनिंग करनी है, ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके साथ इंटीग्रेटेड है। तो ये फायदा यहाँ पर अनऑर्गेनाइज वर्कर को होता है। रिसेंटली क्यों न्यूज में है ई श्रम पोर्टल, तो सिंपल सी कहानी है, अभी 112 नंबर की ILO की मीटिंग थी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका फॉर्मेशन 1919 में हुआ है। तो ILO की मीटिंग हो रही है, कहां पर हो रही है, ये जेनेवा में हो रही है, और वहां पर इंडियन डेलीगेट्स भी गया हुआ है। तो इंडियन डेलीगेट को लीड कर रहे हैं सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के, और यहाँ पर ई श्रम पोर्टल को शोकेस किया गया कि हम देखो भारत, हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर के लिए हम ये काम करते हैं कि हमारा पोर्टल है। तो ई श्रम पोर्टल को ILO की मीटिंग में रिसेंटली शोकेस किया गया है, इसलिए आपको ये पूरा मामला न्यूज में देखने को मिल रहा है। सिंपल सी कहानी थी, आई थिंक समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम। अगेन ये स्कीम भी न्यूज में है, पहले इस स्कीम को थोड़ा सा जान लेते हैं जिससे हम इस न्यूज को समझ पाएंगे। तो जब गवर्नमेंट के कई सारे या प्राइवेट सेक्टर के कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चलते हैं और जिसमें कई बार फंड की कमी हो जाती है, लेकिन गवर्नमेंट को लगता है कि ये पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हमारे इकोनॉमी को बूस्ट करेगा, हमारे इकोनॉमी के लिए अच्छा है, तो ऐसे फंड में जो फंड की कमी आ गई है उस फंड को कमी को पूरा किया जाता है बाय द वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम। तो ये आपकी स्कीम है, अगर आप इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ोगे तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा स्कीम के बारे में। The Viability Gap Funding Scheme aim at supporting infrastructure projects that are economically justified but fall marginally short of the financial viability। तो यहाँ पर जो फाइनेंशियल कमी आ रही है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को रन करने में या बनाने में, तो उसको जो गैप है वो गैप को फिल करने का काम वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम करती है, ठीक है। और ये केवल और केवल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए है, केवल ये फंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए की जाती है। तो सपोर्ट अंडर दिस स्कीम इज अवेलेबल ओनली फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वेयर प्राइवेट सेक्टर स्पॉन्सर आर सिलेक्टेड थ्रू अ प्रोसेस ऑफ द बिडिंग। इस स्कीम में कहा गया है कि आपके प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट जितनी भी है उसका अप टू 20% आपको यहाँ पे फंड प्रोवाइड किया जाएगा। कोई प्रोजेक्ट है जिसकी कॉस्ट 100 करोड़ रुपीस है तो केवल अप टू 20 करोड़ रुपीस तक का ही फंड यहाँ पर दिया जाएगा। इसके अलावा एडिशनल 20% का ग्रांट भी अंडर दिस स्कीम दिया जाता है। सिंपल सी बात है। अभी न्यूज में क्यों है देख लेते हैं। अभी न्यूज में इसलिए है, यूनियन कैबिनेट चेयर बाय द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी अप्रूव्ड द वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम फॉर द ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट। यहाँ पर जो तमिलनाडु एंड गुजरात में ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट है उनको बूस्ट करने के लिए, जिससे आपकी जो पावर सप्लाई, मतलब ये जो विंड एनर्जी जनरेट हो रही है, पावर सप्लाई है, वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी या प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी इजीली इनको परचेस कर सके और यहाँ पर ये प्रोजेक्ट भी रन हो सके, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर वायबिलिटी गैप फंडिंग के अंदर इनको शामिल किया गया है। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू सेट द फर्स्ट एवर ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट इन इंडिया। और ये रन कौन कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी कर रही है, जिसके लिए टोटल बजट 7,453 करोड़ है। तो इस 7,453 करोड़ रुपीस में से अगर आप देखेंगे तो 6,853 करोड़ रुपीस का इस्तेमाल विंड एनर्जी प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्ट करने में किया जाएगा, कमीशन करने में किया जाएगा, जिसकी टोटल कैपेसिटी 1 गीगावाट की होगी। 500 मेगावाट गुजरात में और 500 मेगावाट आप देखेंगे तमिलनाडु में ये ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट को बनाया जाएगा। अब आप जब विंड एनर्जी प्रोजेक्ट को बना रहे हो तो यहाँ पे कुछ लॉजिस्टिक की भी रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पर आपको 2 पोर्ट्स को अपग्रेड भी किया जाएगा, जिसके लिए 600 करोड़ रुपीस का ग्रांट दिया गया है।
तो ये इसलिए स्कीम आपको न्यूज में देखने को मिल रही है। ओके है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलुरु में है। सो HAL रिसीव 45,000 करोड़ RFP फ्रॉम द MOD फॉर 156 इंडिजीनियसली लाइट कॉमेट हेलीकॉप्टर। तो रिसेंटली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इनको रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल मिला है फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस HAL से 156 लाइट कॉमेट हेलीकॉप्टर जिसका नाम है प्रचंड, तो प्रचंड को प्रक्योर करेगी, खरीदेगी, जिसकी टोटल कॉस्टिंग कितनी है, 45,000 करोड़ रुपीस है। ये जो 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर होंगे तो 90 दिए जाएंगे इंडियन आर्मी को और 66 अलॉट किए जाएंगे इंडियन एयरफोर्स को। तो इसलिए ये एग्रीमेंट रिसेंटली साइन किया गया है। अब बात करेंगे अबाउट द लाइट कॉमेट हेलीकॉप्टर। तो ये प्रचंड जो हेलीकॉप्टर है ये हमारा फर्स्ट इंडिजीनियसली मल्टी रोल कॉमेट हेलीकॉप्टर, जिसको डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर किसने किया है, HAL ने किया है। और HAL ने इसके लिए कोलैबोरेशन किया था फ्रेंच इंजन मेकर सेफ्रॉन के साथ। ठीक है, ये वर्ल्ड का ओनली अटैक हेलीकॉप्टर है जो कि लैंडिंग एंड टेक ऑफ कर सकता है एट द एल्टीट्यूड ऑफ 5000 मीटर। बेसिकली जो हमारे हाई एल्टीट्यूड एरिया है उसमें आपको प्रचंड हेलीकॉप्टर देखने को मिलेगा, स्पेशली इन ईस्टर्न लद्दाख एंड सियाचिन ग्लेशियर एरिया। ओके, नेक्स्ट है यूक्रेन लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट अनमैन्ड सिस्टम फोर्स। अनमैन्ड सिस्टम फोर्स मतलब जिसमें किसी मैन की रिक्वायरमेंट नहीं है, इनको ऑपरेट करने के लिए आप मैनुअली या रिमोट एरिया से भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं, जैसे कि हमारे ड्रोन्स। तो ड्रोन को कोई आदमी तो उड़ाएगा नहीं, आप दूर से रिमोट से या ऑटोमेटिक यूनिट से उड़ाते हो, सिंपल सी कहानी है। तो इस तरीके से अनमैन्ड सिस्टम फोर्स को डिप्लॉय किया है रिसेंटली यूक्रेन ने, और ये वर्ल्ड की पहली अनमैन्ड सिस्टम फोर्स है। ठीक है, तो वर्ल्ड का फर्स्ट स्टैंड अलोन मिलिट्री ब्रांच, इसको डेडिकेट किया गया है किसे, कीव में यूक्रेन ने डेडिकेट किया है आर्म फोर्सेस को। ओके है जी, इससे क्या होगा, इससे इनकी जो बॉर्डर सिक्योरिटी है वो और इन्हांस हो जाएगी। कैपिटल यूक्रेन की क्या है, कीव है। और अगर हम प्रेसिडेंट के बारे में बात करते हैं तो जेलेंस्की यहाँ पे आपको प्रेसिडेंट देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है यूके सरपास चाइना टू बिकम द इंडियाज 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट। अगर आपको याद होगा तो कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया था कि नीदरलैंड इंडिया का 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट है। ठीक है, ये बात हमने डिस्कस की थी। रिसेंटली यूके यूनाइटेड किंगडम ने ओवरटेक कर लिया है चाइना को, और यूके इंडिया का 4th नंबर का लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट बन चुका है। मतलब सबसे ज्यादा हम अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कहाँ कर रहे हैं, 4th नंबर पे आंसर हो जाएगा यूके। तो यूनाइटेड किंगडम हैज ओवरटेकन चाइना टू बिकम इंडियाज 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट। ये बात इन्होंने कही है। मई मंथ में लास्ट ईयर मई मंथ में यूके 6th पोजीशन पे था, और दिस ईयर यूके आप देखोगे 3rd पोजीशन पे आ गया है और इसने ओवरटेक कर लिया है, 4th पोजीशन पे आ गया, इसने ओवरटेक किसको कर लिया है, चाइना को इसने ओवरटेक कर लिया है। यूके ग्रू बाय द 3rd टू द $1.37 बिलियन इन द मे। आप इस रिपोर्ट को देख पाएंगे। इंडिया के टॉप 5 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन, तो सबसे पहले यूएसए है, यूएसए के बाद यूएई, देन नीदरलैंड, देन यूके, फिर चाइना। तो यूके के साथ हमारा जो एक्सपोर्ट है वो $1.37 बिलियन का है। और यहाँ पर लिखा है ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, सबसे ज्यादा जो ग्रोथ हुई है हमारे एक्सपोर्ट में वो नीदरलैंड के साथ हुई है 43.92%। तो यूएसए अगेन यहाँ पे टॉप पर है, और यूएसए के साथ जो हमारा एक्सपोर्ट ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हो रहा है वो 13% है। ये तो हमने बात कर ली एक्सपोर्ट के बारे में। अब बात कर लेते हैं इंपोर्ट। तो हमारा सबसे बड़ा इंपोर्ट पार्टनर है चाइना, एंड चाइना के बाद 2nd नंबर पे आता है रशिया, एंड रशिया के साथ हमारा जो ईयर ऑन ईयर इंपोर्ट ग्रोथ हो रही है वो 18% हो रही है। ठीक, नेक्स्ट है इंडिया नाउ हैज 3600 डीप टेक स्टार्टअप, रैंक 6 ग्लोबली। नेस्कॉम ने ये डेटा पब्लिश किया है। तो आप यहाँ पे देखेंगे नेस्कॉम मतलब नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी, ठीक है, जिसका नाम है नेस्कॉम। नेस्कॉम का फॉर्मेशन 1 मार्च 1988 को हुआ था, जिसके चेयरमैन आपको राजेश नंबियार देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि नेस्कॉम ने इस डेटा को पब्लिश किया और कहा है कि इंडिया में 3600 आपको डीप टेक स्पेस स्टार्टअप्स देखने को मिलेंगे, और जिनमें मैक्सिमम आपको एआई स्टार्टअप्स देखने को मिलेंगे। तो इंडिया 6th नंबर पे आता है ग्लोबली इन द डीप टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम। ठीक है, ये बात यहाँ पे कही है। इन्होंने कहा है कि कैलेंडर ईयर 23 में हमने 480 डीप टेक स्टार्टअप्स को रेडी किया है, ये बात इस रिपोर्ट में कही। तो हमें बस इतना याद रखना है कि डीप टेक स्टार्टअप के मामले में इंडिया 6th पोजीशन पे अकॉर्डिंग टू द नेस्कॉम। अब यहाँ पे एक और सर्वे किया गया है
रिसेंटली र्यूटर इंस्टीट्यूट ने एक सर्वे किया है विद द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जिसमें हमारे इंडिया के जितने भी मीडिया हाउसेस हैं उनका सर्वे किया गया और पाया गया कि सबसे ट्रस्टेड जो हमारा न्यूज ब्रांड है वो है आकाशवाणी। ठीक है, तो आकाशवाणी न्यूज रिकॉग्नाइज्ड एज इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड न्यूज ब्रांड इन 2024 अकॉर्डिंग टू द र्यूटर सर्वे। ओके, तो आकाशवाणी हमारे देश का सबसे रिकॉग्नाइज एंड ट्रस्टेड आप न्यूज ब्रांड देखने को मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि प्रसार भारती के चेयरमैन NK सहगल या नवनीत कुमार सहगल है। नेक्स्ट है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मैंने कल भी आपको NHAI के बारे में एक इन्फॉर्मेशन दी थी कि NHAI ने डिसाइड किया कि जो NCR रीजन में आपका नेशनल हाईवे है वहां पर हम मियावाकी प्लांटेशन करेंगे और फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज करेंगे। वापस से NHAI न्यूज में है और NHAI ने रिसेंटली IIIT दिल्ली के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है टू इनहांस रोड सेफ्टी यूजिंग द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली के साथ, मतलब IIIT दिल्ली के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया है। ये IIIT दिल्ली क्या करेगी, 25,000 किलोमीटर के जो हमारे नेशनल हाईवे उसका सर्वे करेगी और यहाँ पे जहाँ पर साइन बोर्ड की रिक्वायरमेंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए उन साइन बोर्ड को रेडी करेगी और हमारे हाईवे को रेडी करेगी। ठीक है, सिंपल सी बात है, जिससे रोड सेफ्टी इनहांस होगी। ओके है जी, तो इसलिए एग्रीमेंट साइन हुआ है। चलिए अब बात करेंगे द पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023। ये आपको PIB का डेटा देखने को मिल रहा है और जो नया पोस्ट ऑफिस एक्ट आया है वो 18 जून से हमारी कंट्री में अप्लाई हो गया है। ठीक है, तो पोस्ट ऑफिस बिल 2023 इसको सबसे पहले राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था। कब इंट्रोड्यूस किया गया था, तो 10 अगस्त को 2023 में राज्यसभा में इसको इंट्रोड्यूस किया। फिर राज्यसभा ने इस पोस्ट ऑफिस बिल को पास किया था 4 दिसंबर को। उसके बाद क्या हुआ, इस बिल को पास किया गया लोकसभा में। फिर लोकसभा ने इसको कब पास किया, तो आप देखेंगे लोकसभा ने इसको 24 दिसंबर 2023 में पास किया। राज्यसभा से पास हुआ बिल, लोकसभा से पास हुआ, अब किसके पास जाएगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा असेंट के लिए। तो राष्ट्रपति ने इस पे सिग्नेचर कर दिए। ठीक है, अब इसको यहाँ पर नोटिफाई किया गया है। इसको रिसेंटली क्या किया गया है, नोटिफाई किया गया है, इसलिए न्यूज में है। नोटिफाई कर देते हैं इसका मतलब है कि ये इफेक्ट में आ गया है, फोर्स में आ गया है। तो 18 जून से द पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 आपको इफेक्ट में देखने को मिलेगा, जो कि रिप्लेस करता है, किसको रिप्लेस करता है, किसे रिपील करता है, तो ये रिपील करता है इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 को, जो कि ब्रिटिश एरा का एक बहुत पुराना आपका पोस्ट ऑफिस अधिनियम है, उसको इसने रिपील करने का काम किया है। तो याद रखेंगे कि इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 में आया था, इसको रिपील रिसेंटली इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 ने कर दिया है। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, क्या इनिशिएटिव्स यहाँ पर लिए गए हैं, क्या चेंजेस हैं और क्यों यहाँ पे क्रिटिसाइज किया जा रहा है बाय द अपोजिशन। तो रिसेंटली यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफाइड द पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 केम इनटू फोर्स विद इफेक्टिव फ्रॉम द 18 जून। 18 जून से है इफेक्ट में। द पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 रिपील द 125-year old इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898। ओके, the act aimed to create a simple legislative framework for the delivery of citizen centric service। हर एक जगह पे आपको पोस्ट ऑफिस जरूर देखने को मिलते हैं, आप किसी भी स्थान पे चले जाओ इंडिया में आपको पोस्ट ऑफिस, रेलवे और SBI जरूर देखने को मिलता है, राइट। तो यहाँ पर हमारे कंट्री में एक फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट थी और यहाँ पर कुछ चीजों को पिनलाइज से हटाना था, मतलब पेनाल्टी से हटाना था, इसलिए इस बिल को पास किया गया है। देख लेते हैं, पहली चीज इसमें कही है पोस्ट ऑफिस कैन इंटरसेप्ट एनी आइटम। यहाँ पर अगर आपको हायर अथॉरिटी परमिशन देती हैं, अगर आपको हायर अथॉरिटी ने बोला है कि ये पर्टिकुलर जो आपका पार्सल है या कोरियर है इसको आप चेक करो, इसको आप ओपन करके देखो, अगर उनको लगता है कि ऐसा कोई आइटम जो कि हमारे स्टेट की सिक्योरिटी के लिए या फॉरेन रिलेशन के खराब होने के लिए खतरा है या इमरजेंसी की सिचुएशन है, तो ऐसे केसेस में यहाँ पे ऑफिसर्स को पावर दी जाएगी कि वो इंटरसेप्ट कर सकते हैं, ओपन करके देख सकते हैं किसी भी आइटम को, ठीक है, लेकिन परमिशन के साथ। ओके है, The bill allow the center to empower any officer to intercept, open or detain any item in the interest of state security, friendly relation with the foreign state, public order, emergency, public safety। नेक्स्ट बात क्या बोली गई है, द पोस्ट ऑफिस एग्जेम्प्ट फ्रॉम द लाइबिलिटी। अगर कोई आपका कोरियर है जो लॉस हो जाता है, उसकी मिस डिलीवरी हो जाती है, डिले हो जाता है, डैमेज हो जाता है, चोरी हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो उसके लिए पोस्ट ऑफिस के जो ऑफिसर्स हैं
उनकी कोई लाइबिलिटी नहीं है, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। फिर रिमूवल ऑफ ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज, तो यहाँ पर जो पेनाल्टी और यहाँ पे जो भी पेनाल्टी और ऑफेंसेस लगाए गए थे अंडर द 1898। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज, तो द बिल रिमूव ऑल पेनाल्टीज एंड ऑफेंसेस अंडर द 1898 एक्ट। तो यहाँ पे जो भी ऑफेंसेस कमिट करता है, मतलब कोई भी यहाँ पे पेनाल्टी वगैरह ऑफिसर्स पे इम्पोज नहीं की जाएगी। अगर आपका सामान चोरी हो जाता है या डिले हो जाता है, जो भी हो जाता है, इस पे पेनाल्टी इम्पोज नहीं की जाएगी। इसके अलावा अगर कोई भी पर्सन पोस्ट ऑफिस के जो भी चार्जेस हैं उसको देने से मना करता है, रिफ्यूज करता है, तो यहाँ पर जो लैंड रेवेन्यू के लिए एक्ट होते हैं, सिमिलर एक्ट से यहाँ पे पैसा वसूला जाएगा, ये बात यहाँ पर कही गई है। नेक्स्ट है रिमूव सेंटर एक्सक्लूसिविटी। यहाँ पे बोला गया है कि अभी तक आप जब भी सुनते हो लेटर शब्द, तो लेटर शब्द हम जनरली पुराने समय से यूज कर रहे हैं कि पोस्ट ऑफिस का काम है आपके लेटर डिलीवर करना। तो ये अथॉरिटी केवल पोस्ट ऑफिस के पास थी कि पोस्ट ऑफिस ही है अंडर द सेक्शन 4 ऑफ 1898 एक्ट जो कि लेटर को डिलीवर कर सकता है। तो आप बोलते हो कि नहीं हम तो कोरियर भी कर देते हैं, तो आप लोग कोरियर वर्ड इस्तेमाल करते हो कि कोरियर सर्विसेज, पार्सल, कोरियर, इस तरीके के शब्द यूज करते हो, लेकिन हम ये नहीं कहते कि हम किसी प्राइवेट कोरियर सर्विसेज से लेटर भेज रहे हैं, हम ऐसा बातें नहीं करते, क्योंकि लेटर जो शब्द डिफाइन है वो इस आर्टिकल में, मतलब इस एक्ट में डिफाइन था कि लेटर भेजने का अधिकार केवल और केवल पोस्ट ऑफिस के हो। लेकिन इसका कुछ लूप होल था, क्योंकि ऑलरेडी कोरियर तो हम भेज ही रहे हैं, ठीक है, अलग अलग जो प्राइवेट कोरियर सर्विसेज तो हैं। तो यहाँ पर ये जो बातें हैं इसको क्या कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया, और यहाँ पर बोला गया कि अब जो आपकी प्राइवेट कोरियर सर्विसेज है वो भी लेटर भेज सकती हैं। हालांकि पहले भी भेज रही थी लेकिन कोई लीगल फ्रेमवर्क नहीं था, तो इस एक्ट के आने के बाद जो प्राइवेट कोरियर सर्विसेज भी है वो लीगल फ्रेमवर्क में आ जाती हैं। तो ये चीज यहाँ पर की गई है। जब पोस्ट ऑफिस कितनी बातें हमने कर ही ली हैं तो एक और कर लेते हैं। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक मतलब IPPB ने पार्टनरशिप की है रिया मनी ट्रांसफर के साथ टू ऑफर यूनिक रेमिटेंस सर्विस अक्रॉस द रूरल इंडिया। सो रूरल इंडिया में रेमिटेंस सर्विस प्रोवाइड करने के लिए इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने पार्टनरशिप किसके साथ की है, रिया मनी के साथ की है। अब यहाँ पे लिखा है रेमिटेंस, तो रेमिटेंस क्या होता है, जब भारतीय लोग विदेशों में काम करते हैं और अपने घरों में पैसा भेजते हैं उसको हम रेमिटेंस कहते हैं। इससे क्या होगा, कस्टमर को रिमोट एरिया में जो बैंकिंग फैसिलिटी है वो प्रोवाइड हो सकेगी। अब यहाँ पे बात हुई है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में, तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक 100% ओन करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने इसको सेटअप किया था, कब किया था, 1 सितंबर 2018 में, जिसका मकसद क्या था कि यहाँ पर एक्सेसिबल, अफोर्डेबल एंड ट्रस्टेड बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके कॉमन मैन को इंडिया में, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसके MD एंड CEO के बारे में, तो श्री R विश्वेश्वरन आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के CEO देखने को मिल जाएंगे। ओके है जी। नेक्स्ट है डेलोस आइलैंड। अब डेलोस आइलैंड को पहले हम देख लेते हैं। ये मैप है, यूरोप में जाइए। यूरोप में ये जो पेनिनसुला है ये ग्रीस पेनिनसुला है, यहाँ पर ये एजियन सी है, और एजियन सी में यहाँ ये छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम है डेलोस आइलैंड। और डेलोस आइलैंड में आपको कुछ इस तरीके से रोमन एंड ग्रीक आर्किटेक्ट देखने को मिलते हैं जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी हैं, ठीक है। इतनी चीजें, ये रॉकी आइलैंड आपको एजियन सी में देखने को मिलता है जिसका नाम है डेलोस। ये डूब जाएगा within 10 years, ठीक है। A remarkable ancient site on the tiny Greek island of Delos is doomed to be disappeared within decade, मतलब 10 सालों के अंदर, due to the rising sea level and the geological process, ऐसा एक्सपर्ट का मानना है, ठीक है। तो इसलिए ये आइलैंड न्यूज में है। जब इस आइलैंड के बारे में बात हो रही है तो थोड़ा सा और बातें हम करेंगे। तो देखो इस मैप में आपको और अच्छे से ये ग्रीस पेनिनसुला समझ में आएगा और ये एजियन सी समझ में आएगा, ठीक है। अब ये जो एजियन सी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर लगातार क्या हो रहा है, टेम्परेचर चेंज होने के कारण, ह्यूमिडिटी के कारण, जो केमिकल कंपोजिशन हो रहा है उसके कारण हमारे जो हेरिटेज है, ग्रीस में नहीं पूरे वर्ल्ड में जो हमारे हेरिटेज है वो लगातार डिग्रेड हो रहे हैं, ठीक है। अभी जो एजियन सी है ये आप अगर देखोगे तो ये आपको देखने को मिलेगा ईस्ट ऑफ द मेडिटेरियन सी। ये मेडिटेरियन सी के ईस्ट में आपको देखने को मिलेगा। ये आपका ब्लैक सी है और ये आपका क्या है, सी ऑफ मरमरा है, ठीक है। और ये आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं बाय द स्ट्रेट। तो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट स्ट्रेट हम देखेंगे। कौन कौन सी स्ट्रेट है, बॉस्पोरस स्ट्रेट एंड डार्डेनियल्स स्ट्रेट। अगर इस मैप को आप और अच्छे से देखना चाहते हो तो आप यहाँ पर देखो, ये ब्लैक सी है, ये सी ऑफ मरमरा है, और ये बॉस्पोरस स्ट्रेट यहाँ पर इन दोनों को कनेक्ट करता है, और फिर ये कनेक्ट होती है किसके साथ, एजियन सी के साथ बाय द स्ट्रेट ऑफ डार्डेनल्स,
ठीक है, इतनी चीजें, तो ये दोनों स्टेट भी आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। चलिए अब कुछ और न्यूज हम देखेंगे विद एमसीक्यू के फॉर्मेट में। तो यहाँ पे है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रोटेम स्पीकर ऑफ द लोकसभा रिसेंटली। तो लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया है? तो यहाँ पे बीजेपी लीडर है उड़ीसा से, जिनका नाम है भर्तहरि मेहताब। इनको लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है और फिर कुछ ही दिनों में यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा हमारे स्पीकर के कि 18th लोकसभा के स्पीकर कौन रहने वाले हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, इन विच कंट्री इन द ब्रिक्स गेम्स 2024 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। तो यहाँ पे ब्रिक्स की जो प्रेसिडेंसी है वो किसके पास है? अभी रशिया के पास है। तो रशिया में ही ब्रिक्स गेम को आयोजित किया गया है, जिसमें अगर हम इंडिया की मेंस और वीमेंस टेनिस टीम को देखेंगे, उन्होंने ब्रोंज मेडल जीता है। नेक्स्ट है, With whom has the government of India signed a loan agreement to improve the health sector? तो हमने अपने देश में हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ एक लोन एग्रीमेंट साइन किया है और ये लोन एग्रीमेंट $170 मिलियन का लोन एग्रीमेंट देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम और ब्लैंक ने यहाँ पे एक एग्रीमेंट साइन किया है फॉर द कोलैबोरेशन इन द साइबर सिक्योरिटी टू इनहांस इंडिया साइबर रेजिलेंस इन द फाइनेंशियल सेक्टर। तो यहाँ पर हमारा जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसमें साइबर सिक्योरिटी को प्रोवाइड करने के लिए कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने एक एग्रीमेंट साइन किया है किसके साथ? मास्टर कार्ड इंडिया के साथ। मतलब ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री ने वर्ल्ड बैंक के साथ पार्टनरशिप की है और पार्टनरशिप करके एक एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज की थी, ऑर्गेनाइज एंड एवियन इन्फ्लुएंजा आउटब्रेक एंड द रिस्पॉन्स सिमुलेशन एक्सरसाइज। तो ये एक्सरसाइज कहाँ पे कंडक्ट हुई है? आंसर हो जाएगा आपका भोपाल में, भोपाल जो कि एमपी की कैपिटल है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, कल हम लोगों ने इस स्कीम के बारे में बात की थी। यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली NFIES स्कीम को अप्रूव कर दिया है और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर काम करेगी, ठीक है, जिसके लिए टोटल बजट 2254 करोड़ रुपीस है और ये स्कीम हमारे देश में 2024-25 से 28-29 के बीच में एग्जीक्यूट होगी। ये तो कहानी हो गई अबाउट द स्कीम, लेकिन इस स्कीम का फुल फॉर्म क्या है ये पूछा गया है। तो स्कीम का फुल फॉर्म है नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हांसमेंट स्कीम। मतलब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे। इसमें जो क्वेश्चन है उसमें भी एक और क्वेश्चन बेसिकली छुपा हुआ है। यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को अप्रूवल दिया है। क्या अप्रूवल दिया है? कि आप लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट को डेवलप करो। इसके लिए हम आपको 2869 करोड़ रुपीस का बजट देंगे, ठीक है। तो लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है, कौन से स्टेट में है, कौन सी सिटी में है, आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। क्लियर है? तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और आज हम सोशल रिलीजियस रिफॉर्म का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसमें बहुत सारे PYQs हैं। हम रामकृष्ण परमहंस मिशन के बारे में बात करने वाले हैं, बहुत कुछ नया है। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।